नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello and welcome to Study for Civil Services. I hope you all are doing very well. UPPSC 2025 prelims sectional test number 11 होगा, environment का टेस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट्स में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब कुछ एक जगह पे पाने के लिए आप हमारा स्टडी मटेरियल डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1971 में हुई थी। एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आयोजित किया था विश्व पर्यावरण सम्मेलन, और वैश्विक स्तर पे पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ही के द्वारा ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। पहला मनाया गया था 5 जून 1972 को, और जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण में किसी जीव के आसपास की भौतिक और जैविक स्थितियां, यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही कंडीशंस में जब वो इंटरैक्ट करता है, जो उसकी अंतःक्रिया है वो शामिल होती है। आंसर, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। पहला सही है और फोर्थ सही है। क्यों गलत हुआ देखिए,
1972 की बात है ये। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो स्टार्ट हुआ था वो 1972 से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 5 जून से 16 जून तक ये मनाया गया था। क्लियर। और पहला जो मनाया गया था वो 1973 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से 84 में क्या सेटअप किया था? पर्यावरण शिक्षा केंद्र, एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर सेटअप किया था। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी वर्ड का 1869 में पहली बार यूज किया था अर्नेस्ट हैकेल, ये जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे। तत्वों और यौगिकों के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे मानव शरीर के द्रव्यमान का कितना हिस्सा है? 97%। आंसर बताएंगे। आंसर आपका तीनों बिल्कुल सही है। थर्ड देखेंगे, सही आपको विकल्प चुनना है। थर्ड में नाइट्रिक एसिड जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस से प्रोड्यूस होता है, वर्षा जल के माध्यम से मृदा तक पहुंचता है। जब मिट्टी में पहुंच गया तो नाइट्रिक एसिड चूना पत्थर और इन सब के साथ रिएक्ट करता है, इससे नाइट्रेट बन जाता है। नाइट्रेट धरती में स्टोर्ड रहता है और नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्लांट्स जो हैं इसको यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। पौधों द्वारा मिट्टी में अवशोषित नाइट्रोजन जटिल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। आंसर विल बी डी। पहला और दूसरा सही है। नाइट्रोजन जो है आपका एब्जॉर्ब जो होता है सॉइल से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, ऑर्गेनिक, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक। फोर्थ देखेंगे, गलत आपको यहाँ पे चुनना है। फोर्थ में इनकरेक्ट चुनना है। क्या कह रहा है? फोटो सेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है और 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू हुआ। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स ने दी थी। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ देखिए, सही चुनना है आपको। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है। एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के खिलाफ व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों से उपाय करना शामिल है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांक पद्धति है। EIA जो होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मेथड है। हवा में तैरने वाले श्वसन योग्य सूक्ष्म कणों का जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, आप अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सिक्स देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन मफलर्स, हरित मफलर क्या होते हैं? काष्ठीय पेड़ होते हैं, इनको लगाया जाता है जिससे कि शोर कम आए। आर्जीमोन के बीज जो हैं वो सरसों में मिलावट किए जाते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं ब्लैक कलर के, ऐसी सरसों दिखती है, येलो और ब्लैक। गोवा में शोराव करके एक आइलैंड है जो एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है, प्रोटेक्टिव मैंग्रोव एरिया है। 2008 जून में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। क्या बताना है? सही बातें बतानी हैं। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट। सेवेंथ देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो गैसेस फ्रिज वगैरह में यूज होती हैं उनको मेफ्रॉन्स कहते हैं। बायोडीजल कहां से उत्पन्न होता है? मक्का, पोगामिया, सूरजमुखी, इन सब से। करंजा, महुआ, नीम, ये सब का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? देखिए, बायोडीजल जो है वो जट्रोफा, पॉनगैमिया और सनफ्लावर से आता है। खासकर मक्का, ध्यान रखना, यही फंसाएगा। मक्का से इथेनॉल निकलता है, ठीक है, बायोडीजल नहीं मक्का से। सिर्फ मेज को एज एक्सेप्शन यहां पे याद रखना, गलत चुनना है आपको। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की जो IUCN है आपका, उसकी परिभाषा क्या है कि कोई प्रजाति है वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। कब हो जाती है वो एक्सटिंक्ट? जब वो अपने नेचुरल परावास में जो है 40 सालों तक नहीं देखी गई है। हीलियम एक अक्रिय गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए और गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। नॉक नी सिंड्रोम ये फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे, कोई इसमें से गलत नहीं है। 40 इयर्स याद रखना। 9th, कौन सा विकल्प भूतापीय विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जियोथर्मिक थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्रोत कौन सा इनमें से नहीं है? तो उड़ीसा नहीं है, ताता पानी जो है उड़ीसा का वो नहीं है, बाकी हैं। क्लियर? 10th, गलत चुनना है आपको। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देते, मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर वायुमंडल में प्लांट ग्रोथ बढ़ जाए सांद्रता के कारण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण प्लांट ग्रोथ बढ़ जाए तो उसको कार्बन निषेचन कहते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है ये। नॉर्वेजिया के अर्ने नेस थे, उन्होंने सबसे पहले 1973 में डीप इकोलॉजी करके एक वर्ड का यूज किया था।
इकोलॉजी किसने किया, डीप इकोलॉजी किसने किया, ये सब आपको देखते चलना है, सारे सही हैं। गलत आपको यहाँ पे चुनना है। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र गुजरात में है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य की पारंपरिक जीवन शैली के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? क्या बायोस्फीयर रिजर्व बना दो। और राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? उस देश को जो बेस्ट मतलब कंट्री को दिया जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वाइल्ड लाइफ से संबंधित। ये भी आपके सब सही है। 12th देखिए, एक जीव गोदलो योजना 1960 की है, नंदकनन जूलॉजिकल पार्क से शुरू की गई थी। ये कहां पे है नंदकनन जूलॉजिकल पार्क? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 13th देखेंगे, सभी पोषण स्तरों में सर्वाहारी को सर्वोच्च पोषण स्तर माना गया है, मतलब ऑमनिवोरस को कहा गया है हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल। ठीक है, और पारिस्थितिकीय पदचाप की माप के लिए भूमंडलीय हेक्टेयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है माप। और मद्रास का जो क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है वो एशिया का पहला संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। वंगारी मथाई ने 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। 4th क्यों है गलत? क्योंकि ये 2004 की बात है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला था 2004 में इनको। सही चुनिए आप यहाँ पे। आप यूकेलिप्टस को ये क्या करता है, ज्यादा पानी होल्ड कर लेता है, तो इसलिए इसको एनवायरनमेंट का शत्रु माना जाता है। भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश था। लिपस्टिक में उपयोग किए जाने वाले कुछ रंगों में थोड़ी मात्रा में सीसा होता है, जो कि सभी दूषित पदार्थों को खत्म करना लगभग असंभव है। तो लिपस्टिक लगाना छोड़ देना चाहिए। क्या राय है बताइए? लड़कियां बताएंगी इस चीज में। कमेंट आएगा मैम हम तो लगाते ही नहीं है। ठीक है। 15th, अपनी अपनी मर्जी है। पारिस्थितिकी पिरामिड का विकास 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा किया गया था। 30 डिग्री पे फोटोसिंथेसिस सबसे तकड़ा होता है, मैक्सिमम होता है। आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उससे उपलब्ध होने वाली ऊर्जा उतनी ही कम होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला दूसरा सही है, जितनी छोटी होगी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी। कौन सा रूल कहता है? 10% लॉ। कम होती चली जाती है एनर्जी, जैसे जैसे 10% आप मतलब 10% कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप एक ट्रॉपिक लेवल से ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन जब छोटी होगी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। 16th सही चुनना है आपको। नई दिल्ली में वर्ष 1980 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी बनी। वर्ल्ड का पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था टाइगर बचाने का, वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था नवंबर 2010 में। जेट्रोफा के बीजों से बायोफ्यूल प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके तीनों सही हैं। 17 देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, बीचेस हैं आप जानते हैं, आपको सारी याद रखनी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं 12 है। ठीक, अब इसमें से जो है गलत है ये पादुबिद्री लक्षद्वीप। पादुबिद्री कर्नाटका में है क्योंकि। ठीक है, अब थोड़ी सी मेहनत कर लो। 4 तो यहाँ दी हुई है, आप 12 की 12 मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक, तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, जो आलसी बच्चे हैं, उनका भी थोड़ा भला कर दो। ठीक, कौन सा विषय राज्य सूची का है? स्टेट लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है? तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं आपके सिंचाई, कृषि और स्वच्छता। आर्कियोलॉजी जो है आपका ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 19th गलत चुनना है आपको। डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। और हंगुल हिरण होता है एक, उसके लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान भागलपुर में है, ये डॉल्फिन्स के लिए फेमस है। हेमिस आपका जम्मू कश्मीर में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान द्वीप समूह में है साउथ बटन, ये सबसे छोटा है। सी गलत हो गया आपका। हेमिस आपका लद्दाख में पड़ता है, ना कि जम्मू कश्मीर में। 20th आपको बताना है, मैच करना है, बेसिकली मैच कर दो फटाफट से, पॉज करके सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। बी है आपका आंसर। छत्तीसगढ़ का है लेमरू, झारखंड का है आपका सिंहभूम, पश्चिम बंगाल का है आपका मयूर झरना और उड़ीसा का है मयूर भंज। 21 गलत चुनना है आपको। आरेखीय रूप में से व्यक्त किए गए पोषक स्तरों के चरणों को पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। श्वसन कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय और प्रकाश संश्लेषण जैसी कुछ गतिविधियां पृथ्वी के कार्बन चक्र को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती हैं। इनकरेक्ट बताना है आपको, तो सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, रेस्पिरेशन, वेदरिंग और ये सारी चीजें जो हैं
ये क्या प्रोवाइड करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती हैं कार्बन साइकिल को। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें आपका आएगा रेस्पिरेशन, वेदरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वोल्केनिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा इसमें। फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है बताइए? ये नहीं आएगा। 22 सही चुनना है आपको। वायु क्या है? एक मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ बाकी गैसेस हैं। अच्छा, कितनी है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। और सौर विकिरण का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? वाटर साइकिल, जाहिर सी बात है भाई, पानी को इवेपोरेट करना, वापस से पानी बनाना, सोलर रेडिएशन से ही होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाएगी। ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सी सही है। लास्ट क्यों गलत हुआ? नाइट्रोजन की नहीं होगी कमी, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, नाइट्रोजन हटा दो इसमें से। 23 अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है आपका। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 का है और क्या है इसका एम? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों की सुरक्षा, सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन, उपयोग, इन सबको लागू करना। ठीक है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों सही हैं। 24 देखिए, सही आपको चुनना है यहाँ पे। तो एंडोसल्फान और क्या है? एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड है और एसारिसाइड है। आंध्र प्रदेश में है केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य, जो पेलिकन्स के लिए और समुद्री पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है। चमगादड़ और उल्लू को प्रकृति का क्या कहा जाता है? रडार, नेचर्स रडार कहा जाता है। योर आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड। बैट्स को कहा जाता है सिर्फ, उल्लुओं को नहीं। 25 ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के अपूर्ण दहन से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ध्यान रखना। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन गैस जो है ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मीथेन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन क्षरण और तापमान में वृद्धि हो रही है। फ्लाई ऐश के कारण अस्थमा और प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपके सारे सही हो जाएंगे। 27 देखो, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का है? कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब यूनियन लिस्ट के हैं। ये लिस्ट आपको थोड़ा पढ़ने पड़ेंगी। 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी भारत में 75 रामसार साइट्स हैं। 1975 में ये ट्रीटी आई थी और जो भारत में आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। भारत में 1984 में रामसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला दूसरा सही है। रामसार एग्रीमेंट साइन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, और ये जो है ये रामसार जो है ये ईरान का एक शहर है, ध्यान रखना इसको। एग्रीमेंट फोर्स में आया 1975 में और 1982 में इंडिया ने साइन किया था। सारे फैक्ट्स याद रखना, इंडिया ने। 29 देखो, आपको गलत चुनना है यहाँ पे। प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करें उनको कार्बन सिंक कहते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त होकर पौधों और मृदा में संग्रहित हो जाए उसको ग्रीन कार्बन या हरित कार्बन कहते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है, दूसरा गलत हो गया। इसको कहते हैं आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस द्वारा रिलीज हो और प्लांट्स में और सॉइल में आ जाए। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये? हाँ, ठीक है, एटमॉस्फेयर से रिलीज हो रहा है उसको कहा जाता है ग्रीन कार्बन। का एटमॉस्फेयर से रिलीज हो रहा है, याद रखना, मतलब जो कार्बन वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त हो उसको कहते हैं ठीक हरित कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज हो रहा है, कार्बन जो रिलीज हो रहा है और वो स्टोर हो रहा है उसको कहेंगे ग्रीन कार्बन। 30th देखो,
गलत आपको चुनना है यहाँ पे, इनकरेक्ट। भूरा कार्बन, ब्राउन कार्बन क्या है? एक एरोसोल है जो कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है, नेगेटिव हीट लैप्स रेट कहलाती है, जिसको आप इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, तापमान का प्रतिलोमन भी कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? तो गलत कोई नहीं है इनमें से, दोनों सही हैं। 31 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 1992 जून में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब CBD अग्रीमेंट साइन हुआ था। लागू हुआ 1994 में, इंडिया में लागू हुआ 1994 18 फेब से, और अभी 196 पार्टीज इसमें हैं। CBD की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड क्यों गलत हो गया? देखो, CBD 1992 में आया, दिसंबर 29 1993 से लागू हुआ, 18 फरवरी 1994 से भारत बना इसका हिस्सा, और अभी 196 पार्टीज हैं, ठीक है। 32 देखो, सोलोमन आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में जो हैं वो जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने की कगार पर हैं। सुपरसोनिक जेट मुख्य रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़ते हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है, तो ये आपका सी सही हो गए सारे। 33 देखिए, प्रकाश रासायनिक धुआंसा जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनता है, जो कि शहरों पे भूरे रंग की धुंध सी छा जाती है। तो ये कौन सा होता है? ये पोल्यूटेंट। तो ये किसके द्वारा होता है? ये आपका बनता है सनलाइट के साथ जब रिएक्शन होता है। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्मॉग क्या है? आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये होता है। ओजोन परत जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित और बिखेरती है, इसका अधिकतम जो सांद्रता है, जो इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। प्रवाल भित्तियों को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं कोरल रीफ को। ये आपके सारे सही हैं। 35 देखिए, आपको यहाँ गलत चुनना है। क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजन क्या है? बादलों में नमी पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है ताकि वर्षा हो सके। क्या केमिकल्स इसमें यूज होते हैं? सिल्वर आयोडाइड यूज होता है, पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, ड्राई आइस यूज होता है, और हेलोजन स्रोत गैसों को अक्सर ओजोन घटाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये भी सारे आपके सही हैं। 36 देखिए, इसमें आपको गलत बताना है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत पतली हो जाती है, जिसके कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ओजोन की सांद्रता की इकाई क्या है? डॉप्सन। हरित ग्रह प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फोरियर ने की थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ये भी आपके सारे सही हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनकरेक्ट बताना है। CFCs जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत की कमी का कारण है, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम स्रोत जल विद्युत है, हाइड्रो पावर है। क्या हो जाएगा इनकरेक्ट इसमें? ये भी बिल्कुल सही बातें हैं। अब फिर से इनकरेक्ट बताना है। ISO 14000 जो सीरीज है, ये सीरीज किससे संबंधित है? ये मानक पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयास से संबंधित हैं। आर्टिकल 51A क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। शेड्यूल 7 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये बात करता है पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की संघ और राज्यों की शक्ति की। ये बिल्कुल सही है, और ये एनवायरमेंट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 39 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खैर के जो पेड़ हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। कोरिंगा मैंग्रोव आंध्र प्रदेश में है, और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में जल का उत्पादन करता है, मतलब ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। सही है सारे। 40 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम, ये बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट ईयर मैच कराने के लिए पूछ लेगा, 2001 में आया ये। और वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये किसने कहा था? व्लादिमीर कोपेन ने। बिल्कुल ठीक बात है। 41 सही चुनना है आपको यहाँ पे। धूल तथा कार्बन के कण पौधों की श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। धूल तथा कार्बन के कण पत्तियों के उत्तकों को नष्ट कर देते हैं, टिश्यूज जो होते हैं पत्तियों के, और इनसे क्या होता है? पौधों में अम्लीय विषाक्तता भी उत्पन्न होती है। व्हाट विल बी द आंसर?
आंसर है पहला और दूसरा सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? डस्ट और पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये एल्कलाइन पॉइजनिंग करते हैं, मतलब कि क्षारीय विषाक्तता करते हैं, और इसका उत्पादन सबसे ज्यादा सेब की फसल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो एप्पल क्रॉप है, याद रखना। एप्पल में एल्कलाइन पॉइजनिंग करता है, ना कि एसिडिक पॉइजनिंग। 100% आप एग्जाम में इसको ठीक करके आते, क्योंकि हमें एसिड का नाम सुनते ही लगता है ना कि हाँ एसिडिटी हमें भी होती, प्लांट्स को भी हो जाती होगी। गलत चुनना है आपको। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है? ये एक जैव अपघटीय प्रदूषक है, बायोडिग्रेडेबल है ये। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो जो पदार्थ जीवाणु द्वारा विघटित होने में सक्षम है और इस तरह से प्रदूषण को रोकते हैं। ऊन, कागज, लकड़ी, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पहला और तीसरा गलत हो गया, समझ रहे हैं? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इतना बड़ा सा नाम जिसका होगा वो बायोडिग्रेडेबल कैसे हो सकता है? और ये सब बायोडिग्रेडेबल है, तभी तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। 43 देखो, सही चुनना है आपको। विश्व स्तर पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आर्सेनिक के उच्चतम स्तर वाले जो क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश हैं और वेस्ट बंगाल है। आर्सेनिक बहुत टॉक्सिक होता है अपने कार्बनिक फॉर्म में, और बहुत से जगह पे ये नेचुरली प्रेजेंट होता है ग्राउंड वाटर में। आर्सेनिक से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पानी वगैरह सब खराब हो सकता है, पानी खराब होगा तो फूड क्रॉप वगैरह सब खराब हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ये अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत ही विषैला होता है। देखिए कोई भी चीज ऑर्गेनिक फॉर्म में खराब नहीं हो सकती। ठीक, 44 देखो, आपको गलत चुनना है। 25 मार्च 2019 से हम हर साल अक्टूबर 5 को डॉल्फिन डे मना रहे हैं। ठीक है, और ये किसने डिक्लेयर किया था? श्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक, और ये जो डिसीजन लिया गया था, ये 67th मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, वहां पे इसको डिसाइड किया गया था कि डॉल्फिन डे मनाया करेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? पहला गलत हो गया। 25 मार्च 2022 तो काफी लेटेस्ट है, डॉल्फिन डे मनाना हमने काफी लेट स्टार्ट किया है। 45 देखिए, बाघ जनगणना 2022 फेवरेट क्वेश्चन है ये पीसीएस का, लगभग क्वेश्चन आता है ये एक साल ऑल्टरनेट करके। ठीक है, भारत में वर्तमान विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ की आबादी हमारे भारत में है। 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री जी ने बाघों की न्यूनतम आबादी घोषित करी है 3167, मतलब इतने तो है ही हैं। और एमपी में 6 बाघ अभ्यारण्यों में से पन्ना में सबसे ज्यादा बाघ आपको मिल जाएंगे देखने को। पहला और दूसरा सही है, तीसरा इसलिए गलत है। हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर्स की मध्य प्रदेश में है। ठीक, और मतलब जितनी भी रिजर्व्स हैं बाघों की, एक सेकंड 40, एक मिनट, 45 है ना? हाँ, तो सारे जितने भी एमपी में हैं 6, उनमें से बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा हैं, बांधवगढ़। ठीक, फिर से आपका टाइगर सेंसस का क्वेश्चन है, आपको गलत बताना, ध्यान से देखना। देश में 54 टाइगर रिजर्व हैं, सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे हैं? कॉर्बेट में। सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन किस स्टेट में है पूछेगा तो एमपी में। और कितने जो स्टेट्स हैं जिसमें टाइगर रिजर्व है? 18, और इतना एरिया है उनका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखो ये सारे सही हैं, और प्लीज इनको देख लेना। बांधवगढ़ किस चीज में हाईएस्ट है? पॉपुलेशन में कौन हाईएस्ट है? सबसे ज्यादा किस टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट है? अलग अलग तरीके से पूछेगा ना क्वेश्चन, सारा आपको टेस्ट में करा दिया हमने, इससे बाहर क्या पूछेगा? करेक्ट बताओ। 9 जुलाई 1969 को शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु जो है डिक्लेयर किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को नेशनल एनिमल बनाया गया, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, 1 सितंबर 1986 का है ये आपके सारे सही हो गए। देखो कितने बढ़िया फैक्ट्स हैं दोनों। 48 देखो, सही चुनना है आपको। 48 में देखो, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्क है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे नदरन मोस्ट है हेमिस, जम्मू कश्मीर में। वेस्ट में है सबसे ज्यादा मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ में। और साउथ का है सबसे साउथ वाला है, मतलब ये चारों पूछ लिया आपसे, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट। और क्या पूछ रहा है आपका? नेशनल पार्क। ठीक है, तो मिडिल बटन आइलैंड करके है अंडमान निकोबार में, वो सबसे सदरन है। सी आपका सही है बस। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट है नमडफा, प्लीज पे अटेंशन।
नमडफा नेशनल पार्क विच इज इन अरुणाचल प्रदेश। नदरन मोस्ट है दाचिंगम, दाचिंगम जम्मू कश्मीर में। वेस्टर्न मोस्ट है मरीन। सदर्न मोस्ट है गैलाथिया बे नेशनल पार्क, जो कि आपका अंडमान निकोबार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49, मिलान कीजिए आप, कंट्रीज और ग्रासलैंड्स पूछ रहा है, बताइए, देख के सॉल्व कीजिए फटाफट। बी है आंसर। कैंपोस कहाँ के हैं? साउथ अमेरिका, ब्राजील के। और लानोस हैं आपके वेनेजुएला के। और उत्तरी अमेरिका के हैं आपके डाउन्स, नहीं ऑस्ट्रेलिया के हैं डाउन्स, उत्तरी अमेरिका के हैं प्रेरीज। एक क्वेश्चन आना है इस पे। 50th देखिए, आपको सही चुनना है। क्या कह रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वन और घास वाले पौधे, उनको कहते हैं हाइग्रोफाइट। जो पानी के ऊपर पौधे उग जाए उनको कहते हैं ट्रोपोफाइट्स। जो बहुत ही ज्यादा आर्द्रता वाले एरियाज में, ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में हो जाते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मिलते हैं उन्हें कहते हैं जेरोफाइट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस ये सही है आपका, जेरोफाइट। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स वालों को कहते हैं ट्रोपोफाइट्स। ये पानी के ऊपर उगने वालों को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये और जहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उनको कहते हैं हाइग्रो। ये ठीक। 51 देखो, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के बारे में बात हो रही है, आपको बताना है कौन सा सही है। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये 1989 में बना। 1992 में इसको रूरल डिपार्टमेंट वाली मिनिस्ट्री में दे दिया गया, पहले वन वाली में था। इसकी स्थापना बंजर भूमि पर पेड़ों और अन्य हरित आवरण को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि बनाने से रोकने के लिए की गई थी। तो आपका आंसर हो गया सी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हो गया? पहला इसलिए गलत हो गया, ये 1985 में बनाया गया था। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। 52 गलत चुनना है आपको। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? जब खाद्य निर्माता खाना पकाने, तलने, बेकिंग वगैरह के लिए अपने असंतृप्त बंधनों को संतृप्त या आंशिक रूप से संतृप्त करने के लिए असंतृप्त वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़ता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं सेहत के लिए। 2008 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांस फैट सहित भोजन की लेबलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कई खामियां थी। तो ये आपकी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। 53 देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं और वो कहाँ लोकेटेड हैं। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान तेलंगाना, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र यूपी, हिमालय वन अनुसंधान तमिलनाडु और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी मैंग्रोव हिमाचल प्रदेश। वैसे हमें साथ में सॉल्व करना चाहिए था तो सही रहता, ज्यादा एक ही बार में हो जाता। तो आपका बी सही है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है। और आपका हिमालयन फॉरेस्ट है शिमला में। बताओ, हिमालय और तमिलनाडु साथ में लिखा है। एडवांस सेंटर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। 54 देखिए, गलत चुनना है आपको। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। जून 2014 में ये शुरू हुआ था और राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मंजूर किया गया था और बहुत ही बढ़िया ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 55 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95th जयंती पर जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के 8350 गांव में अटल भूजल योजना कब शुरू की गई है? सिंपल डेट पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को, याद रखना प्लीज। 56 देखो, गलत आपको यहाँ पे चुनना है। नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज 2008 का है और इसका जल जीवन मिशन जो है इसके तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल का कनेक्शन देने के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट पूछ रहा है, कोई गलत नहीं है। देखो क्यों करा रहे हैं क्वेश्चन, इसमें 2 स्कीम आपकी प्रिपेयर हुई है। ठीक, और याद रखना जल जीवन मिशन कब से स्टार्ट हुआ, क्या है, मतलब ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए 57 देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब अपनाई थी? सिंपली पूछ रहा आपसे, विंड हाइब्रिड पॉलिसी कब स्टार्ट हुई? 14 मई 2018, याद रखना है। 58 भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? अच्छा क्वेश्चन है ये, 24.62%, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, 59
गलत चुनना है आपको। स्टेट और मैंग्रोव साइट दी हुई है, तो ये देखो, साथ में देख लो इसको। तो आंध्र प्रदेश में है आपकी कोरिंगा, ठीक है। कर्नाटक में है आपकी ये काजू वैली। कहाँ पे है आपकी? काजू वैली इज इन तमिलनाडु, तो ये आपका आंसर हो गया। वेम्बनाड आपकी केरला की है और खंबात की खाड़ी आपकी गुजरात की है। 60 गलत चुनना है आपको। ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के वित्तीय तंत्र की एक संचालन निकाय के रूप में नामित किया गया है। ये ऑपरेटिंग एंटिटी है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। ग्रीन क्लाइमेट फंड कब सेटअप हुआ था? 2010 मेक्सिको के कैनकन में, जब COP16 हो रहा था। और अडॉप्ट कब हुआ था? COP17 में, साउथ अफ्रीका में 2011 में। अडॉप्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 61 पे आ गए हैं। सही विकल्प आपको चुनना है, करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है बायो ऑगमेंटेशन। ये कुछ कुछ पद्धतियां हैं, बायो ऑगमेंटेशन, बायो स्पार्जिंग और बायो वेंटिंग। बायो ऑगमेंटेशन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कुओं के माध्यम से हवा और पोषक तत्वों को छोड़ा जाता है। बायो स्पार्जिंग में क्या होता है? एयर प्रेशर भूजल स्तर के नीचे डाला जाता है ताकि उक्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जा सके और जैविक क्षरण, बायोलॉजिकल इरोजन का जो प्रोसेस है उसको भी बढ़ाया जा सके। बायो वेंटिंग में साइट पे विशिष्ट उपचार कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदूषित क्षेत्रों में स्वदेशी या बहिर्जात सूक्ष्म जीवों को निरंतर शामिल करना शामिल है। करेक्ट पूछ रहा है, तो देखो सिर्फ दूसरा ठीक दिया हुआ है, ठीक है। जो बायो वेंटिंग है ये वाली डेफिनेशन है और ऑगमेंटेशन की ये वाली डेफिनेशन है, बस वो इंटरचेंज्ड है, ठीक है। 62 बात हो रही है यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी की, प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ की। आपको बताना है कौन सा गलत है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। ये पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर करता है और इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ताओं के वृहत उपभोक्ताओं में विभाजित किया जा सकता है, मतलब माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर्स। तो क्या हो गया आपका आंसर? आपका आंसर हो गया सेकंड और थर्ड गलत है। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे, ठीक है। ये खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे, इनका डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक फूड क्या ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल से। इनको माइक्रो या मैक्रो कंज्यूमर में नहीं आप कर सकते। ये जो बात हो रही है दोनों की, ये आप बताइए, ग्रीन प्लांट्स क्या किसी पे डिपेंड करेंगे? ये खुद ही तो प्लांट्स हैं। तो ये बात हो रही है कंज्यूमर्स की या हीटरोट्रॉफ्स की या फैगोट्रॉफ्स की, जिनको आप उपभोक्ता, विषमपोषी या भक्षपोषी भी कहते हैं। ये उनकी बात हो रही है, ये हो रही है बात ऑटोट्रॉफ्स की। 63 सही आपको चुनना है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति के मूल्यों का दृश्यमान बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य को मेन स्ट्रीम में लाना, मुख्य धारा में लाना। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत काम करने वाली एक संस्था है। ये बात हो रही है टीब की, इसको बोलते हैं टीब, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र का जो कार्यालय है ये बर्न में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका जेनीवा में। जेनीवा कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, पर बर्न में नहीं है ये। 64 आपको गलत देखना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से गैस लीक कर गई थी, ठीक है, कीटनाशक संयंत्र में, MP भोपाल में, और 40 टन से ज्यादा गहरीली गैस निकली थी इससे, मिथाइल आइसोसाइनाइट। और गवर्नमेंट ने फिर भोपाल गैस रिसाव आपदा दावा प्रसंस्करण अधिनियम 1985 में पारित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 65 गलत आपको चुनना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको डेजिग्नेटेड रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया था नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन के 2002 के एक्ट के तहत। कैडमियम से अगर पानी दूषित हो जाए तो इताई नाम की बीमारी हो जाती है। सीसा, लेड जो होता है, इसके यौगिकों के कारण एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की ताकत कम होना, मसूड़ों में नीलापन आ जाना, ये सब चीजें इस वजह से होती हैं। क्या हो जाएगा आपका आंसर?
आंसर आपका ये सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। 66 यहाँ पे आपको गलत देखना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बात हो रही है बीओडी कहते हैं इसको। क्या ये पानी में मौजूद कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया कितना घुलित ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा, वो बीओडी है। इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में। और जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की तुलना में सीओडी बेहतर होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेहतर होती है। आंसर तो ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आपको इनकरेक्ट बताना है। करंट अफेयर्स हो, एनवायरमेंट हो, ठीक है, इन सब में आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो क्या कह रहा है, कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, ये आपका बिल्कुल ठीक दे रखा है, इसको आप कर सकते हैं, फिगर थोड़ा याद रखना पड़ेगा। टोटल जो वन आवरण है वो भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और कुल वृक्षावरण कितना है, 95748 है, ये भी ठीक दिया हुआ है। मैनग्रोव आपका 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, तो आपका डी गलत हो गया। 68 आपको यहाँ पे गलत देखना है। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 तवा बांध के कारण जो जल जमाव हो रहा था उसके खिलाफ ये होशंगाबाद में शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का निश्चय किया था। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कहते हैं लिम्निक। आंसर तो ये भी आपके सारे सही हैं, मतलब सही इन द सेंस गलत कुछ नहीं है इसमें। 68 देखिए, आपको इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये सबके मुख्यालय दिए हुए हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है एम्स्टरडैम में, नीदरलैंड्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है बर्लिन जर्मनी में। ऑक्सफैम का है नायरोबी केनिया में। और IUCN का है नैरोबी केनिया में। ये दो सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन पीस 1971 का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 का है, ऑक्सफैम आपका 1942, देखो कितना पुराना है, कभी आ जाए क्रोनोलॉजी में तो सबसे पहले इसको रख देना। और 1972 का है आपका IUCN, ऐसे भी याद रखना। 70 देखो, अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसके बारे में आपको सही बताना है। तो ये अलग अलग चीजें दी हुई हैं, ये हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। देखो, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, MP में है। सबसे ज्यादा ट्री कवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। झाड़ियां कहाँ सबसे ज्यादा हैं, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में झाड़ियां। और मैनग्रोव आवरण सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो C सही हो गया। 71 में फिर से आपको गलत बताना है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात हो रही है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, हम साथ में देखेंगे। गलत बताना है ना, तो ये क्या कह रहा है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, ठीक। ये आपका ठीक दे रखा है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। और बी गलत हो गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो सबसे अधिक वनावरण जो है दोनों का मिला के, वो आपका चंडीगढ़ में है, ठीक। चंडीगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। और सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण यूटी कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ट्री कवर दोनों को मिला के लक्षद्वीप, ठीक है। 72 फॉरेस्ट रिपोर्ट का ही क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे जरा। 72 का गलत पूछ रहा है, सर्वाधिक बांस आच्छादित क्षेत्रफल वाला राज्य आपका MP है, पहला ही गलत हो गया। बाकी आपके बिल्कुल ठीक है, आप रीड कर सकते हैं। 73 17 सतत विकास लक्ष्यों में सही बताइए। ये सर का एक वीडियो देख लो आप, ज्ञान सर का, उसमें पूरा ट्रिक बताया हुआ है सर ने, तो उससे आपका बेटर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना है और फिर बिना मतलब गलत हो तो कोई फायदा नहीं है। 1 2 5 बिल्कुल ठीक है, 1 सही है, 2 सही है, 5 सही है। गोल 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, गुड हेल्थ। और आपका गोल 3 और 4 क्या है, 4 है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, बाकी सब सही है। 74 देखो, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, कहाँ पे ये लोकेटेड है ये बताना है आपको। तो आपका वन अनुसंधान देहरादून में है, शुष्क वन आपका जोधपुर राजस्थान में है, लकड़ी विज्ञान वाला आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका, और वर्षा वन आपका जोरहट में है। जोरहट कहाँ पे है, असम में है ये जगह, ठीक। तो आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड सही है बस। 75 देखो, सही विकल्प चुने।
यहाँ पे बात हो रही है शीत कटिबंधीय टैगा प्रदेशों में उगने वाली प्रजातियों को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स। लवणीय मृदा पे, एल्कलाइन सॉइल्स पे जो उगती हैं उनको कहते हैं हेलोफाइट्स। कठोर चट्टानों पे लिथोफाइट्स, और अग्नि प्रतिरोधी जो होती है उनको कहते हैं पायरोफाइट्स। सी सही है, पहला गलत हो गया। जो टाइगा में उगती हैं उनको मीसोफाइट कहते हैं, मीसोफाइट। क्रायोफाइट कौन सी होती है? जो टुंड्रा में उगती हैं, काफी ठंडे प्रदेशों में। 76, घने जंगल के अलावा नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़, काजू, ये जो फसलें हैं ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? सिंपल क्वेश्चन है ये तो, मालाबार क्षेत्र में ये बहुत विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। सही आपको चुनना है यहाँ पे, करेक्ट। उष्ण कटिबंधीय बायोम में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और मॉनसूनी वन बायोम में पाई जाने वाली मृदा पोषक तत्वों से पूरा भरपूर होती है। टैगा बायोम में पाई जाने वाली मृदा अम्लीय मृदा होती है, इस मृदा में खनिज तत्वों की कमी होती है। क्या आंसर हो जाएगा आपके? ये सही है सारे। 78 देखिए, आपको सही चुनना है। ये कुछ रामसार साइट्स दी हुई हैं, सबसे नॉर्थ वेस्ट। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी उन वाले क्वेश्चंस की, तो देख लो। सबसे उत्तरी कौन सी है? नदरन मोस्ट है जम्मू कश्मीर में आपका वूलर लेक, और सबसे पूर्वी है लोकटक, मणिपुर की है ये। वेस्टर्न मोस्ट है आपकी नाल सरोवर। नाल सरोवर कहाँ पे है? ये गुजरात में। और दक्षिणी है अष्टमुडई झील, केरला। तो आपका बी आंसर सही है। 79, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आपको गलत चुनना है इसमें। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इंडिया में? आदिवासी जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 218, ठीक है। तो आंसर ही आपका खैर क्लियर हो गया, पर हम फिर भी पढ़ेंगे ना पूरा। पहाड़ी जो एरिया है उनमें, हाँ ठीक है, इतनी कमी हुई है, आदिवासी जिले इतने हैं, और कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल टॉप पे है। वन स्थिति रिपोर्ट की बात हो रही है यूपी की, इनकरेक्ट बताना है आपको। तो सोनभद्र और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सोनभद्र में सबसे ज्यादा जो है वनावरण है। कुल और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वनावरण भदोही में है। झाड़ियां सबसे ज्यादा आगरा में है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये सही है आपके सारे। 81 देखो, 17th यूपी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आपको सही चुनना है। क्या कह रहा है? सबसे कम खुले वन कहाँ पे हैं? सबसे कम खुले वन है भदोही में। सबसे कम मध्यम सघन वन जो हैं आपके वो हैं संत कबीर नगर में। वनावरण में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है सोनभद्र में, और सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है सहारनपुर में। ये आपके उल्टे दिए हुए हैं, तो पहला दूसरा बस सही था, तीसरा चौथा गलत हो गया। 82 देखो, 1985 की बात है। किस नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के प्रत्याशित दुष्परिणामों के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? एनवायरमेंटल मूवमेंट्स का क्वेश्चन है ये आपका, तो आई गया खैर क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ नर्मदा के लिए ही है। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र का जॉइंट प्रोजेक्ट था ये। सही आपको यहाँ पे चुनना है। मैती मूवमेंट करके शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साथ साथ विश्व स्तर पर भी काफी पॉपुलर ये मूवमेंट हो गया था। 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी में जूता चुराई की परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में पौधा लगाने की परंपरा शुरू की गई थी। तो ये तो काफी अच्छा है। खैर, पैसे उस बात के दे दीजिए, है ना, पैसे नहीं जाने चाहिए कहीं भी लड़कियों के। 84th, तो आपको बताना है कुछ टाइटल्स किसी किसी के हैं, तो वो किसको क्या टाइटल मिला था ये आपको देखना है। तो ग्रीन एडवोकेट है महेश चंद्र मेहता, वाटरमैन है राजेंद्र सिंह, और फॉरेस्ट मैन है जादेव प्यांग, बर्डमैन है सलीम अली। ये आपका सारे सही हैं। 85 में आपको सही मैच करना है। कुछ दिवस दिए हुए हैं, देख के तो आपको इनकी लेटेस्ट थीम भी जानी है। तो वन्य जीव दिवस है 3 मार्च का, जैव विविधता वाला है 22 मई का, पर्यावरण तो आप जानते हैं, और मैनग्रोव होता है आपका 26 जुलाई। 86 आप फिर से इसमें सुमेलित कीजिए। कुछ मिशन दिए हुए हैं, कौन से मंत्रालय के तहत वो आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डी आपका आंसर है। सोलर वाला है आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। संवर्धित ऊर्जा दक्षता है, हाँ इसका ईयर भी देख लो प्लीज। सोलर मिशन 2010 का है, और इनहैंस्ड एफिशिएंसी वाला 2010 का है। कौन से मंत्रालय में है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये आपका है 4th, ठीक है, यहाँ पे मैच कर लो। सतत विकास है 2010 का, सतत पर्यावास जो मिशन है ये आता है आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। और हरित इंडिया जो है आपका वो 2014 का है।
एनवायरमेंट एंड इसमें आता है ये, ठीक। 87 देखो आपको गलत चुनना है यहाँ पे भी। ये क्या कह रहा है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया जिसके माध्यम से देश में वन्य जीवों को सुरक्षा दी जाती है। इंडिया पहला कंट्री है जहां संविधान में भी प्रावधान दिए हुए और हम इस पे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा के उद्देश्य से पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम है। कौन सा गलत है, कोई भी नहीं है गलत, ये हमारे सारे सही हो गए। 88 देखो, इसमें आपको गलत चुनना है, ठीक है। जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1976 को देश में जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और पानी की अखंडता को बनाए रखने या बहाल करने के उद्देश्य से इसको अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1988 में अमेंड किया गया था। फिर जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 को कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी पर उपकर लगाने और संग्रह करने के लिए इसको लाया गया था। गलत पूछ रहा है कौन सा है भाई, देखिए ए गलत हो गया। ये याद रखना, वाटर एक्ट का ईयर 1974, ठीक है, बहुत जरूरी है ये, कई बार मैचिंग में और वैसे भी पूछ सकता है। 89 देखो, यहाँ पे आपको सही चुनना है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के संपत्ति जानवरों की देखभाल रखरखाव नियम 2017 ये 1960 के एक्ट के तहत आए थे और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला 1981 के तहत आया था। तो आपको वो याद रखने हैं इनके ईयर, प्लीज दो बार रिवाइज कर लो, चाहे पॉज करके आराम से पढ़ लो, पर छोड़ के ना जाना। एक वैधानिक संगठन है जिसको हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, ये 1974 में वाटर वाले एक्ट के तहत आया था और ये जो है इसको जो पावर्स मिली हैं वो 1981 के तहत शक्तियां दी गई हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाली। इसके एक चेयरमैन होते हैं जिनको केंद्र सरकार नामित करती है। तो ये आपके सारे सही हैं। सेंट्रल पोल्यूशन सीपीसीबी आपका पूरा तैयार हो गया। क्रोनोलॉजी में इन कन्वेंशंस को आपको अरेंज करना है। देखो आ गया ना वैसे क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। रॉटरडैम वाला आपका रॉटरडैम कन्वेंशन आपका कब आया, 1998 में। नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। बेसल वाला आपका 1989 का है, बेसल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 का है, स्वीडन में स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 में आया, वेनेगन नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, तो डी आपका आंसर है। ईयर याद है तो सब कर ले जाओगे, गलत चुन लो यहाँ पे। एम के स्टैलिन, क्या कह रहा है, एम के स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चेन्नई में तमिलनाडु के राज्य पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर को प्रोटेक्ट करने की योजना स्टार्ट की है। ये हिरन टाइप का एक जानवर होता है और नीलगिरी ताहर को यहाँ पे वराई आडू के नाम से जानते हैं और ये 25 करोड़ रुपए इसमें लागत लगी है। वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। सेकंड आपका गलत हो गया। ये नीलगिरी ताहर जो है इसकी कैटेगरी एक्सटिंक्ट नहीं है, मतलब विलुप्त प्रजातियों में प्रजाति में नहीं आता है, लुप्त प्राय है, मतलब कि एंडेंजर्ड है ये। आप मेरे को बताओ एक्सटिंक्ट स्पीशीज को स्टेट एनिमल क्यों मनाएंगे, ये दिमाग से भी सोच के बताना। तो ऐसे एलिमिनेशन भी काम कर जाएगा कई बार। फिर से देखो, बंगाल की खाड़ी में एक अत्यंत भीषण चक्रवात जो कि 2023 में आया था, आधी रात के आसपास बांग्लादेश के जो प्राकृतिक बंदरगाह चट्टग्राम वहां पे आया था। इसका नाम रखा गया हामून और इसने बांग्लादेश, सिक्किम वगैरह को काफी प्रभावित किया था। तो आपका पहला और दूसरा सही है। इसने मिजोरम, जो भारत का स्टेट इससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ था, वो था मिजोरम ना कि सिक्किम। 94 देखो आपको सही चुनना है यहाँ पे। मिठुन करके अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का एक राजकीय पशु है। इसको फूड एनिमल मतलब कि खाद्य पशु घोषित किया गया है फसाई द्वारा और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN में ये लुप्त प्राय एंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल करता है। पहला दूसरा सही है। ये फॉल करता है आपका वनरेबल, मतलब इसको कहेंगे हिंदी में भेद्य श्रेणी, वनरेबल। 95 आपको गलत चुनना है इसमें। यूपी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु यानी कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है और 5 अक्टूबर को अभी देखा हमने डॉल्फिन डे मनाया जाता है और 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। ये आपके सारे सही हैं। 96 देखिए आपको सही चुनना है। राजस्थान की राज्य सरकार उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में MP का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसके साथ साथ इंडिया में अब 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। सबके नाम, कहाँ पे कौन सा उपस्थित है, सब अगर आप
पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको ये सारी चीजें सब कुछ बहुत टाइम से पहले मिल जाती हैं। श्री भूपेंद्र यादव जी ने एमपी के भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार जो हैं वितरित किए थे। इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला और वाराणसी को जो है वो दूसरा स्थान दिया गया है और ठाणे शहर को तीसरा स्थान दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार कुछ ना कुछ पूछता है। आगरा को मिला है सेकंड प्लेस, आगरा, ना कि वाराणसी। ठीक, 98 देख लो, आपको इसमें गलत चुनना है। कोयम्बटूर को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला इसमें डिक्लेयर किया गया है। इंदौर को श्रेणी 1 में पहला स्थान मिला है, कैटेगरीज है इसमें अलग अलग। कैटेगरी 1 में इंदौर है, आगरा सेकंड है कैटेगरी 1 में और अमरावती है कैटेगरी 2 में पहला। अलग अलग कैटेगरी में उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये आपका पहला हो गया गलत। देखिए मडुरई को मिला है, मडुरई जो जगह है उसको मिला है वर्स्ट परफॉर्मर 99। देखिए इसमें आपको गलत चुनना है, ये आपको पूरे पढ़ के जाने हैं। आप करंट अफेयर अगर फॉलो कर रहे हैं अच्छे से अजीत सर के तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कच्छाथीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट जो है उसमें 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है और ये जो है कच्छाथीवू आइलैंड ये 14 नॉटिकल माइल्स दूर है तमिलनाडु के रामेश्वरम से। इंदिरा गांधी जी और श्रीलंका के सिरिमा रतवाटे डायस भंडारके ने 1974 में एक समझौते पे हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत ये जो द्वीप है इसको श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है और इसको अभी हाल ही में न्यूज में रहा है क्योंकि ये भूमि के अधिकार को लेके खबर में है, मतलब ऑब्वियसली डिस्प्यूट में रहेगा इंडिया श्रीलंका के बीच में। तो ये आपका डी गलत हो गया क्योंकि ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में फिशिंग के ऊपर प्रॉब्लम है। लैंड राइट्स कहां से, मतलब बात तो है पानी की, लैंड राइट्स कहां से आ जाएगा, फिशिंग को लेके विवाद है। 100 क्वेश्चन आ गया, आपको गलत चुनना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है एक जिसका नाम है टाइफून लैन, ये दक्षिणी जापान से टकराया। लैन जो नाम दिया यूएसए ने दिया। कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है और इसको हाल ही में अवैध खनन गतिविधियों के कारण ये काफी न्यूज में रहा है। पहला गलत हो गया। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ने सेंट्रल जापान को हिट किया है, सेंट्रल जापान, ठीक है, मध्य जापान से टकराया है, ठीक, ना कि सदर्न जापान। बाकी बातें बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ ये टेस्ट हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। प्लीज अपना स्कोर बताइए, जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन्हें बताइए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।